के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं राजस्थान के हेरिटेज और रवायतों के शहर बीकानेर में, जिसकी मिठास का स्वाद पूरी दुनिया ने चखा है और नमकीन से भी कुरकुरापन मुंह में आ जाता है। लेकिन यहाँ राजनीतिक तीखापन, राजनीतिक बहस में जो कुरकुरापन है वो दिखाई दे रहा है बीकानेर के सबसे बड़े पार्टी यानी दिल्ली चलो के इस खास कार्यक्रम में। जी, आप क्या सवाल कर रहे हैं? ये यहाँ से जो सांसद महोदय चुनाव लड़ रहे हैं, समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं, इसलिए सारे इनका विरोध करेंगे, क्योंकि वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास नहीं कर रहा है। वसुंधरा जी ने कहा था 36 कौमों को साथ लेकर चले, ये अपना, लेकिन माननीय सांसद ठीक है जी। जी देखिए, ये सारी चालें विपक्ष पार्टी द्वारा फैलाई गई है। आदरणीय अर्जुन राम जी सभी कौमों को साथ लेकर चलने वाले हैं और उनके मन में आम पार्टी सरकार का अंचित मात्र भी इस प्रकार का भावना नहीं है जिस तरह से आपने बताई है। माननीय अर्जुन राम जी सभी कौमों को साथ रखकर बीकानेर का विकास करना चाहते हैं। मैं आम आदमी पार्टी तरफ जी, मैं लालचंद शाह आम आदमी पार्टी तरफ से बोल रहा हूँ। भाटी साहब से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के टाइम में 5 और 4 हजार से मूंगफली बिकती थी, आज 2400 कैसे बिकी? ये जमींदारों को लॉस क्यों हुआ? पहले वो क्या हुआ है, उस जमींदारों पर डंडे बरसाए गए थे, क्या आज शासन में क्यों हो रहा है? जी, सुझाव भी आपका बिल्कुल गलत है कि मूंगफली 2400 रुपए बिकी है। मूंगफली 3800 और 4000 रुपए आज भी बिकी है, किसानों से ली गई है। और बीकानेर के अंदर जब से ये बोली बंद हुई समर्थन मूल्य पे, उसके बाद में कम से कम 20,000 क्विंटल के मूंगफली बिकी है 2400 रुपए में। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा के बारे में मैं भी कहना चाहूंगा, खरीद की प्रक्रिया जो केंद्र से संबंधित है, न कि राजस्थान सरकार से। हम केंद्र की बात कर रहे हैं। खरीदी नहीं जानबूझकर और किसानों को नुकसान पहुंचाया। समर्थन मूल्य का निर्धारण करना केंद्र सरकार का ही काम है, लेकिन आपने इतने दिन तक 60 दिन की कार्य योजना में रखा था, ये बिंदु क्यों नहीं पूरा हुआ? जब आप ये चाहते हैं। जी बालकिशन जी आपसे बात करना चाहते हैं कि जनता की जो नाराजगी है, इसका मतलब है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं कोई भी पार्टी के रहे हो वो ठीक से काम नहीं कर रहे। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? बैठे हैं सवाल करने कि जब भी चुनाव आते हैं तो ये लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है, मगर आज तक किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में ये घोषणा जो आम कार्यकर्ता आपके पीछे भाग रहा है उसके पीछे किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं करते हैं। इसका कारण बताएंगे? चारों में से कोई भी एक भी। 10 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी रोजगार देगी आने वाले समय में। एक कूड़ा बूढ़ा नहीं है, ये आप किसी पार्टी से संबंधित आदमी हैं। 10 करोड़ लोगों को, कार्यकर्ताओं को रोजगार देगी कांग्रेस पार्टी। देखो, मैं बताना चाहूंगा इस संबंध में, कोई भी पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को घोषणा पत्र में इसलिए नहीं लाती क्योंकि कार्यकर्ताओं को इज्जत करवानी नहीं आती। आप सब लोग लामबंद होइए, इन पार्टियों के नेताओं से पूछिए, निश्चित रूप से तस्वीर बदलेगी। मैं पूरे देश के कांग्रेस से ये सवाल करता हूँ, क्या एक राहुल गांधी आपके लिए पीएम के लायक मिला आपको? क्या आपके अंदर कोई ऐसा आदमी बुद्धिजीव नहीं है जो एक बिना मैच्योर आदमी को पीएम के लिए थोप रहे हो? राहुल गांधी के अलावा आपके अंदर ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं है जो देश के अंदर कोई इसका व्यक्तित्व नहीं है, ठीक है, बुद्धिजीव नहीं है, वो देश के लिए खड़ा नहीं कर सकते। राहुल गांधी पे कोई आपत्ति आ गई है जो इस छोटे से लड़के के उस बिना मैच्योर आदमी को, जो प्रशासनिक लेवल को नहीं जानता है, सरकार चलाना नहीं जानता है, जो प्रशासनिक ढांचे को नहीं जानता है, जो मंत्रिमंडल के कभी देखा नहीं है, उसका कुछ नहीं किया, उसको क्या पीएम के लिए घोषित किया? ठीक है जी। कांग्रेस ने कोई पीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। राहुल गांधी हमारे उपाध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं और वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा समझदार है। अरे मैं कल्लोजी से पूछना चाहता हूँ, अरे कल्लोजी कांग्रेस की इतनी बुरी गत क्यों हुई? आप 21 सीटों पे सिमट गए और आपके पास शांति बनाए रखिए। गंगानगर से
जी जी भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर दवाइयों में जहर मिला हुआ है, भ्रांतियां फैला करके लोगों को ठग लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता आपके मिशन को फेल करेगी और कांग्रेस को जिताएगी। भाटी जी आपकी झूठ बोली है और आज भी वही दवाइयां बट रही है, आज भी उपयुक्त नहीं थी और आप क्या बांट रहे हो? आप गरीब लोगों के स्वास्थ्य पर हानि पैदा कर रही थी। आप जनरल दवाइयां आज भी बांट रहे हैं। दवाइयों के मुद्दे में मैं क्लियर करता हूँ, ये दोनों ही पार्टियां कोई सही दवाइयां नहीं बांट रही है। ये मात्र वो दवाइयां जिनसे कमीशन अर्जित होता है वो बांट रही है। बिल्कुल असली बात कह रहे हो। कमीशन की राजनीति है, कमीशन की राजनीति है साहब। कमीशन क्या 4 कंपनियां ही है आपके पास? जी इस तरह आप परेशानी, इस तरह से नारेबाजी करेंगे तो कार्यक्रम में व्यवधान होगा। आराम से बैठिए। जी बालकिशन जी आपसे बात कर रहे थे, आपका मौका नहीं आता कि क्या आपको लग रहा है कि हमारे जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं वो जनता की बात को नहीं सुन रहे, इसलिए इतनी नाराजगी है? जी ये दोनों पार्टियों का आपस का नजारा है बजाय जनता की आवाज के। जनता की आवाज के मुद्दे इनको उठाने चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, तकनीकी विश्वविद्यालय का मुद्दा है, फूड पार्क का मुद्दा है। जनता को अपनी आवाज उठानी चाहिए थी, बजाय आवाज उठाने के आपस में नारेबाजी के अंदर उलझे हुए हैं। इससे जनता की आवाज नहीं पहुंच पा रही है सही रूप से, सिर्फ राजनीतिक लोगों का हल्ला हो रहा है। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। बीकानेर के इस सबसे बड़े पार्टी पर हमारी राजनीतिक बहस जारी है। जनता में थोड़ा सा ज़्यादा नाराजगी है, इसलिए अभी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और बात करेंगे जनता से और हमारे नुमाइंदों से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं राजस्थान के सबसे ऊपर नक्शे में आने वाले शहर बीकानेर में, जो हेरिटेज और रवायतों का शहर माना जाता है और राजनीतिक मिजाज यहाँ का बहुत गर्म है। इसका स्वाद आप भी चख रहे होंगे कि जिस तरह से जनता राजनीतिक सवालों पर अपनी गर्मी दिखा रही है। और हमारे नुमाइंदे यहाँ पर हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं देश को कि बीकानेर क्या चाहता है। जी आपका सवाल। सबसे पहले मैं श्रीलाल व्यास, ब्लॉक अध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी बीकानेर जी, मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी राजनीति वोट बटोरने के लिए करें। यहाँ चुपचाप मेरी बात को सुने। आप सवाल कर लीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये, मेरा पहले तो आपको जवाब है बीजेपी वालों को। आपने कहा था कि कल्ला जी चुनाव हारे क्यों? कल्ला जी ने 21,000 वोट गेन किए। दूसरा सवाल है मेरा कि वसुंधरा जी ने चुनाव से पहले हर मीटिंग में यह कहा था ये जो दवाइयां दी जा रही है वो जहर है, अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है। क्या वसुंधरा जी ने ये दवाइयां बंद की? क्या जी ठीक है, क्यों बंद की है? इसका जवाब आप सभी दें। जी विक्रम। मैं कल्ला जी से सवाल पूछना चाहता हूं। कल्ला जी, ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो नरेंद्र मोदी को गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, क्या गालियां निकालने से इनको वोट मिल जाएगा क्या कांग्रेस में? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। जी पहले कांग्रेस के किसी भी नेता ने नरेंद्र मोदी के बारे में गाली नहीं निकाली है। सोशल साइट पे आप लोग गलत न्यूज दे करके अफवाहें फैला रहे हैं। आप कभी गणेश जी को दूध पिला कर वोट ठगते हैं सर, मैं अभी कोई अफवाहें फैला करके वोट ठगते हैं। से पूछना चाहता हूं सर। पुरानी आदत है। जी हमने किसी नेता को गाली नहीं निकाली है, नहीं निकाले। मैं होमगार्ड का जवान हूं, आपसे पूछना चाहता हूं तारों से। जी 1962 से होमगार्ड खड़ी हुई है। हर साल पूरे राजस्थान में 8 से 15,000 आदमी वॉलंटियर डिस्चार्ज होते हैं। तारों से पूछ रहा हूँ और कांग्रेस बीजेपी से खास तौर से जी क्या 1962 से होमगार्ड खड़ी हुई है?
उनके विचार कोई विचार नहीं किया। और हर साल 15 से 20 हजार जवान राजस्थान में डिस्चार्ज होते हैं परमानेंट रोजगार के लिए, उनके भविष्य के लिए। आपने किसी ने कुछ नहीं किया। मैं जयपुर तक 15 दिन का धरना लगा के आया हूँ। आप में से चारों पे सवाल है कोई? जी कल्ला साहब आपसे पहले शुरू कर। होमगार्ड के लिए कांग्रेस ने हमेशा जब पुलिस में भर्ती हुई है अथवा बीएसएफ में भर्ती हुई है या आरएसी में भर्ती हुई है, होमगार्ड के जवानों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया है, उनके भत्ते बढ़ाए हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई है और आगे भी कांग्रेस पार्टी इनका पूरा ध्यान रखेगी। जी मुमताज जी। होमगार्ड जो है एक गृह सुरक्षा विभाग के अंदर आता है और जो नॉर्म्स उसके होते हैं उसके मैंने 10 बार खुद सीएम अशोक गहलोत साहब के पास जाके देखा है, उन्होंने फेंक दिया। आप पैरा टीचर 5 साल पहले लगे थे, उनको आपने परमानेंट कर दिया। ये 1962 से लीगली संस्था है, इसको बारे में आपने कुछ सोचा नहीं। सीएम साहब के पास वो सवाल आ गया है, ज्ञापन दिया, फेंक दिया। ठीक है, मैंने कहा क्यों कि इसके अंदर संविधान संशोधन नहीं हो सकता। आपके लिए संशोधन हो जाएगा, आपकी सुविधा के लिए संशोधन हो जाएगा संविधान में, हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता ये बताइए आप। होमगार्ड्स को पुलिस की भर्ती में और आरएसी की भर्ती में प्राथमिकता दी गई। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों से जो रह चुके हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक इंटरनेशनल और ये जो फ्लाइटें आती है अजमेर में, हमारे यहाँ बीकानेर से कोई भी ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। अजमेर के लिए, अजमेर से बीकानेर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। ये व्यवस्था आज तक कितने सालों से वंचित पड़ी है, कभी भी इसके बारे में कभी भी विचारधारा नहीं बनाई गई, इसका प्रस्ताव रखा गया। पुष्कर और मेड़ता का जो मिसिंग लिंक है वो जोड़ने की स्वीकृति हो चुकी है। इसके जुड़ते ही बीकानेर, अजमेर और पुष्कर से जुड़ जाएगा। जी हनुमान जी। देखो मेरा सब मुद्दों पे कहना है, चाहे होमगार्ड की बात हो चाहे कोई अन्य बात, निकलो घरों से बाहर, जंग लड़ो बेईमानों से। मैं कांग्रेस के दिग्गज नेता माननीय कल्ला जी से पूछना चाहता हूँ, यूपीए सरकार दूसरी यूपीए सरकार हुई, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी केंद्र में तो 100 दिन में हम महंगाई को कम करेंगे। क्या इन्होंने 100 दिन में महंगाई को कम किया क्या? और देश की जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया। आज गरीब आदमी का जीना मामून हो रहा है, बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है महंगाई के अंदर। और आलू प्याज के भाव इनकी सरकार में जिस कदर से बढ़े, और एक गरीब आदमी का और डीजल का, पेट्रोल का, कल्ला जी को पता है जब एनडीए की सरकार थी तो 40 रुपए लीटर, यही तेल आज 80 रुपए लीटर। 20 बार इन्होंने भाव बढ़ाए। कल्ला जी 100 दिन में महंगाई करने का वादा किया था आपकी सरकार ने, महंगाई कम क्यों नहीं किया? एनडीए की सरकार ने 16 बार डीजल और पेट्रोल की रेट बढ़ी। ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इन्फ्लेशन लगा था उसके आधार पर महंगाई को रोकने का पूरा प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है। एनडीए की गवर्नमेंट जब आपकी बीजेपी की सरकार थी उस समय 16 बार डीजल और पेट्रोल की रेट बढ़ी। जी मुमताज जी। पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पे जब कांग्रेस की सरकार आई है, मेरा सवाल है, अभी जो भाजपा के लीडर कह रहे थे की वजह से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी वसुंधरा ने 15 लाख नौकरी देने के बाद 3 महीने हो गए। आप बताइए 3 महीने में उन्होंने क्या काम किया है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका एमपी 5 साल रहा, उन्होंने 5 साल में मीडिया के अलावा क्या काम किया है? मुमताज जी कौन से मुद्दे कि आपकी सरकार ने क्या काम किया है महंगाई को रोकने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में 500 योजना चालू की थी, एक भी योजना ये बंद करने लायक है क्या? कर नहीं सकते। हम जनता के हित की बात करते हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि आज माननीय वाजपेयी जी की सरकार में मात्र 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। उस समय आप आम आदमी की जिन्सों का मूल्य का आंकलन करके देखिए, बहुत सस्ती वस्तुएं थी, गरीब से गरीब और मजदूर से मजदूर भरपेट रोटी खाती। भाटी जी एक सवाल जो है, और जो है किसानों को सब्सिडी। मुमताज जी एक सवाल यह है कि जो बार बार पूछा जा रहा है कि जो कल्ला जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो योजनाएं चालू की थी विधानसभा चुनावों में आपने उनका बड़ा विरोध किया था, लेकिन उसमें से एक भी योजना को आपने बंद नहीं किया। तो आप माफी तो मांग लीजिए जनता से कि भाई आपने गलत किया था फैसला।
विरोध जो किया था वो गलत किया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी सरकार आती है वो कोई भी योजना के बारे में अपना खुद का जो है ग्रास रूट तय करती है और उसके बाद वो योजना लागू होती है। जी 60 दिन में योजना शुरू करनी थी, उसका मूर्त रूप देना था, उसका क्या हुआ? जनता को मात्र वादों के आधार पर ठगा जाता है। ये भी वादे हैं जिनके आधार पर ठगा जा रहा है। बालकिशन जी, आपसे जानना चाहता हूं मैं कि बार बार जब जनता का नाराजगी जो है वो कांग्रेस और बीजेपी को लेकर दिखाई देती है, फिर भी यहाँ पर एक तीसरा विकल्प क्यों नहीं दिखाई देता? विकल्प इसलिए नहीं दिख रहा है कि जो भी तीसरी पार्टी आ रही है उसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी स्तर नहीं होने के कारण से जनता उनमें विश्वास नहीं कर पा रही है। दूसरा बिंदु, बीकानेर की जनता को ये समझना चाहिए कि हमें आज जो मौका मिला है उसमें हमें भविष्य में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट इंडिया के द्वारा दिल्ली चलो चुप्पी तोड़ो हल्ला बोलो का नारा दिया गया है, उसके तहत में बीकानेर की जनता बीकानेर के लिए कौन से मुद्दों पर इनसे सवाल पूछना चाह रही है, बजाय इन मुद्दों के कि पिछले 5 साल में क्या हुआ। आप ये पूछिए कि अगर आप जीतते हैं तो बीकानेर की ये समस्याएं हैं, बीकानेर में इस चीज की आवश्यकता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जी दोस्तों, एक भी पार्टी ने, 2 पार्टियों ने बोला, किसी ने भी बीकानेर के एक मुद्दे पे नहीं बोला। बीकानेर की जनता ने एक प्रश्न पूछने का प्रयास नहीं किया कि बीकानेर की क्या समस्याएं हैं। आपके शहर में कांग्रेस का महापौर, एक भी जगह सफाई नहीं। शहर के अंदर देखिए गोदों की क्या स्थिति है। बीकानेर की समस्याओं पर विचार करने के लिए मांगे, बीकानेर की समस्याओं पर विचार के लिए प्रश्न पूछिए। जी दिल्ली की बातें बहुत दूर की हैं आप लोगों के लिए। आप में से दिल्ली की ट्रेन में जाते हैं, कभी दिल्ली की ट्रेनों के बारे में बात की? आपने दिल्ली की फ्लाइट के बारे में तो नहीं पूछा। मुमताज जी, एक सवाल है कि मैं बीकानेर की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख रहा था, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि बीकानेर जो बीकानेर की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बीकानेर जो है वो देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ नहीं चलता। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ रही है तब वहां पर बीकानेर बीजेपी को चुनता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ, केंद्र की सरकार थी, 2009 में भी ऐसा ही हुआ, उससे पहले 2004 में भी जब धर्मेंद्र चुने गए तब भी ऐसा ही हुआ। इस समय आपकी पार्टी कह रही है कि मोदी की लहर है देश में, तो क्या इस बार वहां पर बीकानेर कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस बार इस भ्रांति को बीकानेर की जनता बिल्कुल तोड़ने के लिए आतुर है और तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अर्जुन राम जी ऐसे मात्र सांसद है बीकानेर में जिन्होंने, आप शांति से सुनो, जिन्होंने 465 बार पार्लियामेंट के अंदर सवाल खड़े किए और 25 रेलों का बीकानेर से शुरुआत की और बजट पारित होने के बाद भी एक ट्रेन को उन्होंने जो है यहाँ से शुरू करवाने के अपने संघर्ष के साथ शुरू करवाया है। ऐसे सांसद जो आम आदमी की पीड़ा को समझते हैं, पहली बार बीकानेर को ऐसे सांसद मिले हैं जो निश्चित रूप से इस भ्रांति को तोड़ेंगे। आपको लगता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बीकानेर से लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से चुना जाएगा? कल्ला साहब, आपको लगता है कि अर्जुन राम मेघवाल जो एक बेस्ट एमपी के रिकॉर्ड वाले लोगों में से माने जाते हैं, क्या आप उनको हटाने की ताकत रखते हैं? ऐसा है, बीकानेर के वर्तमान सांसद ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको वो गिना सकते हैं कि हमने बीकानेर में ये काम किया। 25 नई रेलगाड़ियां शुरू हुई वो कांग्रेस ने शुरू की, और जितने भी हवाई अड्डा बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। यहाँ पर बिजली और पानी की सिंचाई कांग्रेस लेके आई। अर्जुन राम जी ने तो केवल झांसे मारे, झूठे वादे किए और कोई काम नहीं किया। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है जी, और जनता कांग्रेस को लेना चाहती है जी। भाटी जी, एक सवाल है, थोड़ा सा शांति रखें। भाटी जी से सवाल है, शांति रखें। भाटी जी बोल रहे हैं। भाटी जी, आजकल नरेंद्र मोदी जी बार बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं
कि कांग्रेस जो है सेक्युलरिज्म का सवाल उठाती है। जी शांति रखिए थोड़ा सा। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जो है आजकल बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस क्यों सेक्युलरिज्म का सवाल उठाती है। वो वोट की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, कांग्रेस सेक्युलरिज्म की बात करती है। तो क्या नरेंद्र मोदी के राज में सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा? नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी सेक्युलरिज्म नहीं है? क्या आप समझते हैं कि जो माइनॉरिटी है हिंदुस्तान की, वो अपने आप को महफूज महसूस करेगी नरेंद्र मोदी के राज में? सेकुलरिज्म का जो मुद्दा है, सेकुलरिज्म का जो मुद्दा है, जिस तरह से कांग्रेस ने आज़ादी के बाद में इस देश के पटल पर रखा है, उन्होंने हमेशा मुसलमान को वोट बैंक की विषय वस्तु समझा, यूज एंड थ्रो कर दिया। आज पूरे जस्टिस राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट, जस्टिस रंगनाथ की मिसोर इस बात के लिए बिल्कुल साबित करती है कि ये दशा, वोट तो प्राप्त कर लिए, सत्ता प्राप्त कर ली, कुर्सी प्राप्त कर ली, किया उनके लिए कुछ नहीं। ऐसी पार्टी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, और जब भी वोटों की अल्पसंख्यकों की जरूरत पड़ती है तो बुखारी साहब की चौखट को तलवे चाटने की बात करती है। क्या केवल मात्र इस तरह से वोट मिलेंगे? उनके लिए काम करना पड़ेगा, उनके विकास की बात करनी पड़ेगी, उनकी शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, उनकी भागीदारी की बात करनी पड़ेगी। केवल मात्र जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बात उठाई जाती है और उनको डरा धमका कर कल्ला साहब अपने चंगुल में लेकर कल्ला साहब वोट प्राप्त कर कल्ला साहब सोनिया जी ने अभी जाकर माइनॉरिटी के सामने कहा कि वो वोट बैंक को, वोट को बंटने ना दें। तो क्या ये सेक्युलरिज्म का हिस्सा है? ये कम्युनलिज्म नहीं है कि आप एक खास संप्रदाय से वोट मांगने के लिए जाएं और उन्हें कहें कि अपना वोट बंटने न दें? क्या इसे आप कम्युनलिज्म का हिस्सा नहीं मानते? इसको इसलिए नहीं मानता मैं, उन्होंने एक अपील की है कि हमको आपके वोट मिलने चाहिए। जहाँ तक इन्होंने कहा, सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू की, उस पर काम तो कुछ नहीं हुआ। उस पर आज एजुकेशन की, हॉस्टल की और सभी प्रकार की फैसिलिटीज हमने लागू की है। ये केवल मात्र आप इस तरह से करोगे अच्छी बात नहीं। हमने इनको सुना है। शांति रखिए। कल्ला साहब को सुनिए, कल्ला साहब को सुनिए। तानाशाही प्रवृत्ति है और ये तानाशाही प्रवृत्ति ठीक कल्ला साहब को सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने 3600 कल्ला साहब को सुनिए। घनश्याम ये कैमरा हटा दो। शामिल है, अनुसूचित जाति और जनजाति भी सम्मिलित है। हम 3600 कौमों को बनाना चाहते हैं और आप लोग जो है समाज को बांटने का काम करते हैं, हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को जोड़ा है, समाज को जोड़ा है और 3600 कौमों को हम जोड़कर हिंदुस्तान को एक रखना चाहते हैं और हमारी अनेकता में एकता विशेषता रही है। आजादी के आंदोलन में बीजेपी का कोई अता पता नहीं था। आप अपने एक नेता का नाम बता दें जो ये कह सके कि हमने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। आप कहते हो कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस को खत्म करने के लिए पसीने आ जाएंगे। कांग्रेस ने देश को आजादी दी और आजादी के बाद देश को बनाया। देखिए, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ये देश के लिए राष्ट्रीय आंदोलन है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। केवल कुर्सी प्राप्त करने के लिए एक परिवार विशेष के, एक वंश विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। और सच्चर समिति की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट मुसलमानों के प्रति जो अपराध किए गए, जो उनको पीछे धकेलने का किया गया, कांग्रेस का इकबालिया जुर्म है। कोई जुर्म नहीं उनके लिए एक आईना है, वो उसमें देखनी चाहिए तस्वीर। वोट प्राप्त किए और उनकी दशा कितनी बिगाड़ी और ऊपर से इस तरह की बात करते हैं। किसने बिगड़ी? सच्चर समिति आपने बनाई, रिपोर्ट उसकी आपने बनाई, तो उसका चेहरा देखिए, वो आपका इकबालिया जुर्म है। और इनसे पूछिए, एक मिनट, ये बात करते हैं। भाटी जी एक सवाल, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन पे क्या विश्वास करे माँ भारती, जिन्होंने गंगा को मेली कर दिया, तरंगे बेच दी, जमीनें बेच दी, कोयला बेच दिया और पूरे हिंदुस्तान को बेचकर भाटी जी क्या राज करेंगे?
भ्रष्टाचार से वो केवल घर बढ़ते हैं, केवल अपना जनता के लिए कुछ नहीं करते, केवल अपना घर बढ़ते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं करना। कितने मंत्री भ्रष्टाचार के कंपनी को बेचा, कितने मंत्री बलात्कार के आरोप में है। आज राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे बदेना भौरी प्रकरण हो, उदयलाल अंजना प्रकरण हो, बाबूलाल नागर प्रकरण हो, इस तरह का करैक्टर इस तरह का करैक्टर क्या देश पे राज कर सकेगा? ये जनता को तय करना है। रंगे हाथों रिश्वत देते हुए पकड़ा गया, वहाँ के चले गए कमरा छोड़कर। पकड़ा गया जी देखिए भाटी जी से एक सवाल मैं बताऊं, जी जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मात्र 1500 करोड़ में बेच दी बीजेपी ने। लक्ष्मी विलास होटल को बेचा और उसके बाद में इन्होंने सेंट्रल होटल को बेचा। ऑडियो में भारत की संपत्ति को लुटा दिया और आज ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भाटी जी एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। आपने भ्रष्टाचार में कल्ला जी भाटी जी से एक सवाल करना चाह रहे हैं कि आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, आपने माइनॉरिटी की हिफाजत की बात की है, आपने माइनॉरिटी की हिफाजत की बात की है। अभी भाटी जी अभी आपने 25 सीटों के टिकट बांटे हैं, कितने मुसलमानों को टिकट आपने दिए हैं इन 25 सीटों पर? देखिए, टिकट वितरण के मामले में जिस तरह से विधानसभा के अंदर हमने 4 टिकट दिए थे, उसमें से 2 जीते और कांग्रेस ने 17 टिकट दिए विधानसभा मुस्लिम को, लेकिन एक भी नहीं जीता। अभी कितने टिकट आपने दिए हैं? मतलब है कांग्रेस अल्पसंख्यकों को वोट तो लेना चाहती है, देना नहीं जानती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लेना जानती है, देना भी जानती है। लेकिन आपने टिकट दिया क्या? एक भी नहीं जीता। 22 आदमी माइनॉरिटी के जीते हैं। कहती है भ्रष्टाचार मिटाएंगे, दूसरी पार्टी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। दोनों की नीतियां एक है, कोई फर्क नहीं है। कर्नल सोनाराम का उदाहरण देखिए, कर्नल सोनाराम कल तक कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में आ गए। ऐसे 50 नेता हैं, ऐसे 50 नेता हैं जिनको इन्होंने टिकट दिया है। यही इनकी नीतियां हैं, भ्रष्टों को लाते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत करते हैं। बालकिशन जी आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं, आप क्या बात बीकानेर के लोगों की तरफ से कहना चाहते हैं? बीकानेर के लोग तो शोर कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? कि मैं बीकानेर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपने यहाँ की मांगों को नहीं उठाकर राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है। आपकी मुख्य समस्या जो थी आपने एक बिंदु भी नहीं उठाया है। आपको बीकानेर की हाईकोर्ट की मांग को लेकर, टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर, एयरपोर्ट की मांग को लेकर बिंदु उठाने चाहिए थे, जो नहीं उठाए हैं। ये जनता की मांग मैं आपकी ओर से इन दोनों के लिए उठाता हूँ कि ये बिंदु जो भी सरकार बने बीकानेर के लिए, इनके लिए काम करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए करें, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए काम करें, बीकानेर की आगे बढ़ने के लिए काम करें। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा सवाल पूछते, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसने अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा जाहिर किया है। बीकानेर के सबसे बड़े पाटे पर दिल्ली चलो के इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। कल हम हाजिर होंगे नागौर में, नागौर के लोगों से बात करेंगे कि वो दिल्ली जाने के लिए अपने नुमाइंदों से क्या सवाल करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चले है वो को क्लाइमेट बड़ा हॉट होवे आर्टिक स्पोर्ट कटा शेखावटी है तो कटा बोली मारवाड़ी जयपुर सिटी गुलाबी मारी राजधानी करूँ राम राम सा कहूँ खमा गनी आओ सा जिंगो सा चुरमा दाल बाटी इफ यू वांना सी मोर कम टू रणथंभौर टाइगर एंड सफारी विद द जिप्सी की सवारी यहाँ पैलेस है यो हाइनेस है हेरिटेज भी यहाँ का सबसे फाइनेस्ट है हर चीज में दिखता है कल्चर एवरीथिंग हाई क्लास नथिंग वल्गर लुक 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 माय ब्रदर pay respect to your mother केसरिया बालम आवो जी हर घूमर छे नकराली जी केसरिया बालम आवो जी हर घूमर छे नकराली जी केसरिया बालम दिन रंगीला
हमारो राजस्थान, राजस्थान हमारो राजस्थान।